हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कंटिन्यू लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम व्याकरण पिछले कई दिनों से व्याकरण की क्लासें हमारी चल रही हैं, तो आज उसी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके लिए समास। तो समास के अंदर आज हम समास को पढ़ेंगे। ठीक है, कितने कितने समास होते हैं, क्या होता है, समास की डेफिनेशन क्या होती है, आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए और समझते हैं। तो हमारा है टॉपिक आज समास। ठीक है, समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण करना। संक्षेपीकरण क्या होता है मैम? तो संक्षेपीकरण का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। इसका सीधा सीधा अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण करना, यानी कि छोटा करना। इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता ना, छोटा करना। याद रहेगा ना, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण करना, संक्षेपीकरण करना यानी कि छोटा करना। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहती है इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेशन को नहीं पूछा जाएगा कि डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चंद्रमा के समान मुख। अब आपका है चंद्रमा के समान मुख। अब इसने बोला था दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक चंद्रमा के समान मुख सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चंद्रमा के समान मुख यानी कि चंद्रमुख। संक्षेपीकरण हुआ यानी कि छोटा हुआ, छोटा हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, संक्षेपीकरण। नील है जो कमल, नील है जो अंबर यानी कि नीलांबर। ठीक है, नील है जो कमल, नील है जो अंबर यानी कि नीलांबर। कमल ही निकल रहा है बार बार मुंह से। अब देखते हैं समास। समास में दो पद होते हैं। समास में हमारे दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। ठीक है, पहला पद होता है पूर्व पद, दूसरा पद होता है उत्तर पद। यानी कि समास में हमारे दो पद होंगे। जो पहला पद होगा यहाँ, उसे हम बोलेंगे पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा पद होगा उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। अब ये होता है समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, कह रहा है सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। जैसे इसमें लिखा है राजा का पुत्र, तो किससे संबंध स्पष्ट हुआ है, का, राजा का पुत्र। अभी यहाँ होता राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ रहा है ना सबके? नेक्स्ट है समास के भेद। हमारे समास के अंदर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है अव्ययीभाव समास, छठवां होता है तत्पुरुष समास। अब यहाँ कुछ समझ लेते हैं। हाई स्कूल के अंदर केवल हमको 4 ही समास पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है, बहुब्रीहि समास पढ़ना है और द्वंद्व समास पढ़ना है। यदि हम आपको 4 समास बताकर छोड़ देते, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप 4 ही लगाकर चले आते, क्योंकि आपको सिर्फ आपके सिलेबस में 4 ही दिए हैं। लेकिन यहाँ बात याद रखनी है, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। ठीक है, हमको पढ़ने हैं ये। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, अब आता है हमारा पहला समास द्विगु समास। बड़ा ही इजी, बहुत ही सरल
बहुत ही अच्छा हमारा समास है ये, इसको अच्छे से हमको समझना है क्या कह रहा है ये। तो इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका पूर्व पद यानी कि इसमें समास में दो पद होते हैं। इसका पूर्व पद कौन सा होता है ये याद रखना है, संख्यावाचक होता है। अब संख्यावाचक का मतलब क्या होती है, यहाँ पे कोई भी संख्या होगी 1 2 4 3, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पंचवटी, सबसे पहले पंच, पंच में क्या आया, पंच यानी कि 5, संख्या आई यानी कि 5 वृक्षों वाला समूह। अब एक तिराहा, तिराहा में क्या आया, 3, तिराहा यानी कि 3 राहों का समूह। चौमासा यानी कि चौ का मतलब आया यहाँ पर 4, संख्या आई 4, चौमासा यानी कि 4 राहों का समूह। दोपहर यानी कि संख्या आती है हमारी 2, दोपहरों का समाहार। तो हमारा द्विगु समास क्या कहता है, द्विगु समास कहता है इसका पूर्व पद संख्यावाचक होगा, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि हमने समझाया, पूर्व पद पहला पद होगा यानी कि 3, यहाँ पे दिख रहा है 3, संख्यावाचक 3, 4 2, तो इसका पूर्व पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 2 आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे को समझेंगे बाद में, पहले हम समझते हैं विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, विशेषण होता है जिसकी विशेषता हो, यानी कि विशेषता अच्छा बुरा यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता होती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, इसमें पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा है। तो यहाँ अच्छा हुआ विशेषण और राम हुआ विशेष। ठीक है, समझ आया विशेषण और विशेष क्या होता है, राम हुआ विशेष। अब समझते हैं, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, महान है जो पुरुष की विशेषता है कि वह महान है। काली मिर्च जो काली है जो मिर्च यानी कि मिर्च की विशेषता है कि वह काली है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। ठीक है, समझ आया कर्मधारय समास में क्या रहता है, इसमें पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेष होता है। विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, अच्छा हमारा यहाँ विशेषण, राम हमारा यहाँ विशेष। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा है ना सबके। हमारा तीसरा आता है बहुब्रीहि समास। तीसरा है बहुब्रीहि समास, हम अच्छे से समझते हुए जाना है, बहुत ही इजी है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब बहुब्रीहि समास हमारा क्या कहता है, इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। इस समास में आई यानी कि इस समास में, बहुब्रीहि समास में दोनों पद को छोड़कर किसी अन्य यानी कि तीसरे पद की प्रधानता होगी। इसमें तीसरे पद की क्या होगी, प्रधानता होगी, पहला और दूसरे पद को छोड़कर। उदाहरण को समझते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे कि दशानन यानी कि 10, दशा का मतलब हुआ यहाँ पर 10, आनंद का मतलब हुआ आनंद, आनंद का मतलब हुआ यहाँ पर मुख।
आनन का मतलब हुआ मुख। दश आनन यानी कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, यानी कि 10 पहला पूर्व पद एवं आनन दूसरे पद को छोड़कर तीसरे की प्रधानता यहाँ पर मानी है रावण। ठीक है, तो यहाँ वो हमारा दशानन 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी कि तीसरे पद की प्रधानता है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर लंबोदर। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, भगवान श्री गणेश। यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता, पूर्व पद और दूसरे पद की प्रधानता ना होकर तीसरे पद की प्रधानता मानी जाती है। यहाँ आता है हमारा नीलकंठ। नीला है जो कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। नीला है जो कंठ इसका, अर्थात भगवान शिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हमारा द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में। ऐसा होता क्या है, यानी कि अब आपने द्विगु समास में बोला था कि उसका पूर्व पद होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। यदि आपने देखा यहाँ पर दशानन, आपने देखा कि 10 आया यहाँ पर, तो हमको द्विगु समास लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर तो 10 आ रही है, संख्या आ रही है, और मैम ने बताया था जहां भी संख्या आएगी वहां पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है। हमको यहाँ देख लेना है कि वो क्या कह रहा है। इसमें दशानन में हमारा पहला और दूसरा पद छोड़कर तीसरे पद को प्रधानता दी गई है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, और जिसमें दूसरे और तीसरे पद को छोड़कर तीसरे पद को प्रधानता ना दी जाए वहां पर हमारा दूसरा पद होगा, यानी कि पूर्व संख्या जिसमें हमको पहला पद यानी कि पूर्व पद को प्रधानता दी जाए और संख्यावाचक हो, वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमारा आ जाता है त्रिलोचन, एक आता है हमारा त्रिलोचन, त्रिलोचन, एक हमारा आता है त्रिलोचन। यदि बच्चे ने देखा त्रि यानी कि 3, तो बच्चा लगा देगा यहाँ पर द्विगु समास, द्विगु समास। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमको देख लेना है कि इसमें कहीं तीसरे पद की प्रधानता तो नहीं है। तो त्रिलोचन यानी कि 3 है नयन जिसके, अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ कौन सा समास होगा हमारा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा क्या कहता है, बड़ा ही इजी समास है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच के संयोजक का लोप हो जाता है, बीच के संयोजक का लोप हो जाता है। उदाहरण राम लक्ष्मण, जैसे कि यहाँ पे समास विग्रह देखते हैं राम और लक्ष्मण, यानी कि बीच के का लोप होगा। यहाँ पर द्वंद्व समास में हमें एक ट्रिक याद रखनी है। द्वंद्व समास में पहली बात तो इसमें जहां तक के योजक चिन्ह मिलेगा, हमको योजक चिन्ह मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा लेकिन ज्यादातर हमको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा द्वंद्व समास में। और हमको यहाँ पर विलोम शब्द देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, विलोम शब्द देखने को मिलेगा। जहां भी हमको विलोम शब्द देखने को मिले समास में, वहां आप तुरंत द्वंद्व समास लगाना। जैसे कि राम और लक्ष्मण कह रहा है, उनके बीच संयोजक का लोप हो जाता है, और यहाँ पे और के अलावा तथा भी रह सकता है। ठीक है, तथा, इनका लोप हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा राम लक्ष्मण। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह और ये अपोजिट भी है, यानी कि विलोम शब्द भी है राम लक्ष्मण। अब आता है माता और पिता, यानी कि माता पिता, विलोम शब्द है, योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अब आता है अपना और पराया। अपना पराया, यहाँ देख लीजिए योजक चिन्ह है, विलोम शब्द है, अपना का क्या होगा, पराया, तुरंत लगाना है, द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास में हमको याद रखना है योजक चिन्ह मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा और विलोम शब्द मिलेगा। ये दोनों चीज हमें जहां भी समास में मिले
हमको तुरंत द्वंद्व समास लगा देना है। जैसे यहाँ है पाप पुण्य, योजक चिन्ह है, विलोम शब्द है, पाप का पुण्य विलोम शब्द है, पाप और पुण्य, तो हमारा क्या हुआ, द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आया सबके? स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच, इतना ही। आपके एग्जाम में बस ये 4 ही आएंगे, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम इनके चारों के द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, इन चारों के हम आपको 10-10 क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सभी लोग क्लास लीजिएगा और समझिएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।